हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे हिंदी का जो छठा मॉक टेस्ट है। इसके पहले हमने 5 मॉक टेस्ट दे दिए हैं। जिसे आपने नहीं देखा तो हमारे एक प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, हिंदी सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट में। वहां आपको सारे मॉक टेस्ट एक लिस्ट से लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम टोटल 35 क्वेश्चन देखेंगे और आप हमें लास्ट में कमेंट करके इतना ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है ये आपको बताना है। पहली चीज़ हम जानते हैं ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक, जैसे संस्कृत का है अश्लिष्ट योगात्मक है, उसी तरह से हिंदी क्या है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, तो हमने बताया था कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये किसकी है, पूर्वी हिंदी की। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है। ठीक, तो कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है, बिहारी दास, सूरदास, कबीर दास, तुलसीदास। तो इनमें से कौन सा भक्तकालीन कवि नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये सबको पता है। कौन सा नहीं है, बिहारी जी। बिहारी किसके कवि हैं, तो आपको पता होगा ये किसके हैं, रीतिकाल के। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं बिहारी दास। ठीक, और बिहारी ने एक ही मात्र रचना लिखी थी, बिहारी सत्सई, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुई। उन्होंने उसमें गागर में सागर भरने का काम किया था। अगला है हड़ौती बोली है। हड़ौती कहाँ की बोली है, किस राजस्थान की तो है। ठीक, मगर किस राजस्थान की, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी। तो किस हो जाएगी, किस तरफ की, पूर्वी राजस्थानी को हम हड़ौती भी बोलते हैं। ठीक, हमने बोली की एक स्पेशल वीडियो बनाई है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी। देखिए गाजीपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, यहाँ पर एकमात्र अंग्रेजी कब्रगाह भी है। ठीक, और उसके अलावा गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री भी लगाई गई है। ठीक, अफीम फैक्ट्री भी है। तो गाजीपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, देखिए ये पूर्वोत्तर में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी, भोजपुरी। ठीक, भोजपुरी बोली जाती है। ठीक, अवधि आपके अवध वाले क्षेत्र जैसे लखनऊ, ठीक, इलाहाबाद, रायबरेली, इस तरह से वहाँ बोली जाती है। खड़ी बोली आपका ये मेरठ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, चलिए तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भोजपुरी। और भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी की बोली है। चलिए अगला हिंदी की आद्य जननी क्या है। देखिए हिंदी की आद्य जननी जहाँ से इसका जन्म हुआ, तो हमें पता है कि लगभग बहुत सी भाषाओं का जन्म कहाँ से हुआ है, संस्कृत से। ठीक, तो हमारा संस्कृत ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर देखिए संस्कृत में आपका वैदिक संस्कृत भी होता और लौकिक संस्कृत भी होता, तो आप किस आंसर को चुनते। ठीक, वैदिक संस्कृत या फिर लौकिक संस्कृत, दोनों ऑप्शन में होते तो आपको वैदिक संस्कृत को चुनना होगा। ठीक है, अगर पूछ लेता कि हिंदी की आद्य जननी कौन है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत या पाली, तो आपको वैदिक संस्कृत चुनना होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं रखा तो हमें संस्कृत सही हो जाएगा। ठीक, और बता दें पाली किसकी भाषा थी, तो पाली गौतम बुद्ध की भाषा थी और इसे ही प्रथम देश भाषा कहा गया है। प्रथम देश भाषा पाली को कहा गया और संस्कृत को प्रथम देव भाषा या फिर आर्य भाषा के नाम से हम जानते हैं। ठीक, चलिए हिंदी दिवस कब मनाया था, तो हिंदी दिवस कब मनाया गया, 14 सितंबर को। ठीक, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष क्या होते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है। देखिए हिंदी की टोटल 5 उपभाषाएं हैं। ठीक, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक, तो उनमें से ये मराठी हिंदी नहीं है। हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी सबको पता है किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए गुरुमुखी में क्या लिखा जाती है, तो पंजाबी लिखी जाती है। ठीक, गुरुमुखी में क्या, पंजाबी लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौन सा नहीं है, इया। ये क्या है, ये नासिक व्यंजन है। क्या है, नासिक है ना, क्योंकि और ये पंचमाक्षर भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये नाक से उच्चारण किया था इसका। ठीक है, चलिए अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। खड़ी बोली का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, प्री प्रवास। किसके द्वारा लिखा गया, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय द्वारा। किसके द्वारा, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय। याद रखेंगे, नाम भी पूछ लेते कभी बार। ठीक, तो अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा पर संबंधित है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन सीधा सा पूछ लेगा कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक, और ये किस विधा पे आधारित हैं,
तो उसके लिए हम आपको बता दें कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, रेखा चित्र है। ठीक, रेखा चित्र है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी भाषा के अंतर्गत नहीं आती, पूर्वी हिंदी जो भाषा उसके अंतर्गत नहीं आती। तो हमने बताया था क्या, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ना, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ना, सॉरी। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें क्या है, मगही आप देख रहे हैं, मगही क्या हो जाएगा, मगही आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी है भोजपुरी और मैथिली के साथ में ये कौन सी हो जाती है, बिहारी हिंदी। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन ये क्या होगा, बिहारी हिंदी की भाषा हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है, कौन सा नाटक जो है उसे बांग्ला भाषा में मतलब अनुवाद किया गया है या अनुदित किया गया है, तो कौन सा है, विद्या सुंदर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि दी थी, तो कौन से कवि थे जिन्हें मुगल बादशाह ने किसकी उपाधि, महाकवि राय की उपाधि दी थी। ठीक, वो कौन से थे, तो कौन से, सुंदर दास जी, है ना, कवि सुंदर दास को। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं, ज्ञानश्रयी शाखा के कौन कवि हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं, तो कौन हो जाएंगे, कबीर दास जी। ठीक, कबीर दास जी। और देखिए तुलसीदास किसके थे, रामाश्रयी के, और जो ये प्रेमाश्रयी के कौन थे, तो मोहम्मद जायसी। ठीक, ये प्रेमाश्रयी के काव्य के कवि थे। ठीक, तो याद रखेंगे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कबीर दास जी। ठीक, अगला है, रामचंद्र प्रकाश किसकी नामक जो महाकाव्य किसने लिखा था, तो किसने लिखा, भट्ट केदार ने। ठीक, आपको पता होगा चंद्र बरदाई ने क्या लिखा है, ये सबसे पुराना ग्रंथ भी है। ठीक, तो पृथ्वीराज रासो। ठीक, ये बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से था, तो किस युग से थे, छायावादित्तर युग से, द्विवेदी युग से, या छायावादी युग से, या शुक्ल युग से, तो किससे थे ये, द्विवेदी युग में। ठीक, द्विवेदी युग के ये इसी में इन्होंने अपने रचनाओं का वर्णन किया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार कौन है। देखिए ये एक व्यंग संग्रह कभी पूछ लेगा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये कौन सा संग्रह है, तो व्यंग संग्रह है। ठीक, इसके रचनाकार कौन है, तो हम बता दें इसके हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक, धर्मवीर भारती के बारे में आप लोग जानते होंगे, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सूरज सातवां घोड़ा, ठीक, ठेले पर हिमालय, ये सब किसके हैं, धर्मवीर भारती। यहीं गुप्त की बात करते हैं तो इनकी साकेत, यशोधरा, ठीक, और साकेत, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथ वध, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक, इनकी, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, हरिशंकर परसाई की। ठीक, अब देखिए इसमें नाटक और सब चीज़ दी गई है, विधा, इनको आपको सुमेलित करना है। ठीक, तो सही सुमेलित करना है, क्या है कि निम्नलिखित रचनाओं में से उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके ही सही उत्तर का चयन करें। देखिए जो निर्मला है वो क्या है, उपन्यास है, निबंध है, या कहानी है। ठीक, तो इस तरीके से इसको हमें सही से लगाना है। ठीक, तो देखिए पहला जो निर्मला है वो क्या है, उपन्यास है, तो हमारा 1 का ए का डी आ जाएगा। ठीक, और दूसरी बात करते हैं कि चीता के फूल, तो चीता के फूल क्या है, ये निबंध है। ठीक, तो चीता का फूल क्या है, ये निबंध है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारा 24 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही मिलता है। ठीक, और बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरे का सी का क्या हो जाएगा, ये कहानी है, वरदान। ठीक, इसी तरह से भारत दुर्दशा क्या है, नाटक है, आपको पता होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ये सब याद रख लेंगे। ठीक, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं 25 नंबर की। अब देखिए इसके हमें रचनाकार के आधार पर मिलाना है कि कौन किसकी रचना है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए पहला जो है झूठा सच, ये किसकी, यशपाल का है। ठीक, तो हमारा सी का 2 मिल गया। ठीक, देखिए सी का 2 केवल और केवल ये बी में आ रहा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये किसका है, अब देखिए यहाँ पर नाग वियोग वर्णन किसका है, ये मलिक मोहम्मद जायसी का है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए जो 2 है, देखिए पहले का 3 हो जाएगा, तो पहला किसके द्वारा लिखा गया, नाग वियोग वर्णन किसके द्वारा लिखा गया, मोहम्मद जायसी द्वारा। और देखिए दूसरे का 4 हो जाएगा, ब्रह्म राक्षस किसके द्वारा, मुक्तिबोध द्वारा। और तीसरे का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए झूठा सच किसने लिखा, यशपाल ने। और अध्याय वीणा किसने लिखा, अज्ञे जी ने। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में लिखी गई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक, तो ब्रज भाषा में इनकी कौन सी, देखिए ये मुश्किल से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया है, मगर विनय पत्रिका को इन्होंने
किसमें लिखा, ब्रजभाषा में लिखा। बाकी ये सब क्या है, अवधी भाषा की रचनाएं हैं। केवल और केवल विनय पत्रिका को इन्होंने क्या लिखा है, ब्रजभाषा में लिखा। तो याद रखेंगे विनय पत्रिका किसमें है, ब्रजभाषा में लिखी था, ठीक। क्योंकि इन्होंने अवधी का प्रयोग किया, आपको पता होगा कि इन्होंने ही रामचरितमानस को लिखा है अवधी भाषा में, ठीक। अवधी भाषा में उसका ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया है, ठीक। चलिए अगला है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, आपको पता होगा कि कौन सी आती है, कन्नौजी, ठीक, कन्नौजी आती है ना। ये मेवाती किसकी है, ये राजस्थानी के, मगही किसकी है, ये बिहारी के, बघेली किसकी है, ये पूर्वी हिंदी है, ठीक। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी जाएगी, कन्नौजी, ठीक। कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ठीक, हरियाणवी, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो कौन सी थी जो अतुकांत शैली में लिखी गई थी, तो प्रेम पथिक, ठीक, प्रेम पथिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कौन सी, जयद्रथ हमने बताया कि लिखा गया, यशोधरा भी लिखा गया, साकेत भी लिखा गया, ठीक। नील देवी नहीं लिखी गई। तो नील देवी किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपकी हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई, ठीक। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक नाटक टाइप का है। और कैसा नाटक है, नारी प्रथा, ठीक। ये नारी प्रथा के ऊपर एक नाटक है, ठीक। तो याद रखेंगे नील देवी किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हमने लिपि के माध्यम से एक वीडियो बनाया था लिपि के लिए स्पेशल। तो हमने क्या बताया था, नेपाली जो है वो भी क्या लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, नेपाली, ठीक। पंजाबी किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी में, ठीक। बांग्ला जो बांग्ला भाषा में ही लिखी जाती है, बांग्ला लिपि में ही लिखी जाती है, ठीक। तो याद रखेंगे हमारा नेपाली क्या है, वो आपका देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है, ठीक। कि हवा में हस्ताक्षर साहित्यकार की रचना किसने की थी। तो हवा में हस्ताक्षर की जो रचना है किसने की थी, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी ने। देखिए किस लिए इंपॉर्टेंट है ये हम बता दें, क्योंकि इसके लिए 2009 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, ठीक। देखिए जिसको भी कोई पुरस्कार मिल जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे परीक्षा की दृष्टि के लिए ना। तो 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसके लिए, हवा में हस्ताक्षर के रचना के लिए, किसे, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी को, ठीक। अगला है, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो किस में आयोजित किया गया था, तो भोपाल में। आपको बता दें कि जो 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया था, वो किस लिए मनाया था, क्योंकि देखिए पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये 10वीं की बात की गई, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 10 जनवरी को 1975 में शायद नागपुर में आयोजित किया गया था, ठीक। इसीलिए 10 जनवरी को आयोजित किया गया था, इसीलिए वहीं से हर साल 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किए हैं, ठीक। तो ये था आपके जानकारी के लिए, ठीक। चलिए अगला बताते हैं, 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान भाषा के अंतर्गत नहीं आती, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी, मगही, कन्नौजी, मेवाती या फिर बघेली, ठीक। तो इसमें हम बता दें कि आती है, कौन सी पूछा गया, आती है। तो कौन सी आती है, तो ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सी आती है, तो मेवाती आपकी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, ठीक। मगही किसकी है, बिहारी है। कन्नौजी किसकी है, पश्चिमी हिंदी। और बघेली किसकी, पूर्वी हिंदी, ठीक। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो मगही है वो भोजपुरी के अंतर्गत, सॉरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये 3 है बिहारी भाषा की, ठीक। तो याद रखेंगे इसमें मेवाती बिल्कुल सही होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, देखिए सबको पता है कितनी मात्रा होती है, 16 वेरी इंपॉर्टेंट है और एकदम सरल भी है, इजी भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखाती है। तो किस में लिखाती है, देवनागरी लिपि में, ठीक। ये आपका संवैधानिक रूप से इसको मान्यता भी मिली है, 343A में कहा गया है, ठीक। तो 343 का ए आप पढ़ोगे, ठीक। भाषा के बारे में वर्णन किसमें, भाग 17 के 343 से लेकर 351 तक बताया गया है, ठीक। चलिए अगला, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया था। तो 14 सितंबर को मनाया था। कब से, 1949 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक। अगला है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, ग्रामर से, जिसको हम व्याकरण बोलते हैं, ठीक। व्याकरण से ही हम सीख पाते हैं कि भाषा क्या है, गलत कर रहे हैं हम, उसका यूज कैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो वो हमें किससे सीखने को मिलता है, व्याकरण से, ठीक। और देखिए लिपि क्या होती है, लिपि तो लिखना होता है, किसी चीज़ को हम लिख रहे हैं वही क्या है, लिपि है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम हमेशा याद रखेंगे। अब चलिए देखते हैं 38 नंबर, कौन सा टा वर्ग में नहीं आता है ना। तो टा वर्ग में कौन सा, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये आते हैं टा वर्ग में, ठीक। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो धा नहीं है, ठीक। ये ता वर्ग का है, ठीक। धा क्या है, ता वर्ग का, ठीक। और ये टा वर्ग वाले कौन से होते हैं, मूर्धा वर्ण होते हैं। तो ये सभी क्या है, मूर्धन्य है, ठीक। तो याद रखेंगे ये चीज़ें, ठीक। अगला है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन थे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक।
सुमित्रा नंदन पंत जी। चलिए आपको हमें क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। आपको बताना है कि जो छायावाद है, ठीक, इसके प्रमुख 4 स्तंभ थे, प्रमुख 4 स्तंभ थे, उनमें किसका किसका नाम आता है। तो जो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ है उनमें किस किस कवि का नाम आता है, उसमें एक कवित्री भी है, ठीक, कवित्री भी उसमें एक हैं। तो कौन कौन से हैं वो आपको बताना है, ठीक। चलिए आपको अगर पता है तो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें और अपना स्कोर शेयर करें। चलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक, और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले सीटेट एग्जाम या फिर यूपीटेट यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे ऐसे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।